हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। एपिसोड 6 में देखते हैं लियोन इस टाइम पर अपने इस पक्षी गोमिंग के ऊपर है, हवा में उड़ते हुए इस पूरे एरिया को स्कैन कर रहा है। ये काम लोगों को वैसा ही है जैसा कि उसने अपनी सिटी के अंदर किया था वाटर वेस्ट को तैयार करने से पहले। बस यहाँ पर फर्क इतना सा है, लियोन यहाँ पर वाटर वेस्ट तैयार तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर वाटर है ही नहीं। वाटर वेस्ट को तैयार करने से पहले उसे एक वाटर सोर्स तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो लियोन ने इस कांधार सिटी के अंदर एक वाटर सोर्स तैयार कर दिया है लेकिन वो टेम्पररी है, उसके अंदर उसे खुद से हर रोज पानी लाके डालना पड़ता है और ये चीज लियोन लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। एक टाइम के बाद तो उसे जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। अब लियोन के पास में वर्कर्स तो है लेकिन उसे काम किस जगह शुरू करना है ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि जमीन के अंदर ऐसी जगह पर खुदाई की जाए जहाँ पहले से कोई गड्ढे वगैरह हो, क्योंकि जो पानी जमीन के नीचे होता है वो तो बहुत ज्यादा गहराई में होगा और ये मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ तो गहराई और भी ज्यादा होगी। इसलिए अगर जीरो से खुदाई करना शुरू किया गया तब तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। और लियोन ने इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता किया है, जहाँ पर काफी लंबे टाइम से कई सारे राजा महाराजा रहा करते थे जिन्होंने इस जगह पर कई सारी गुफाएं बनाई थी। अब वो सारे राजा तो चल बसे लेकिन अब उन गुफाओं के ऊपर डाकू ने कब्जा कर लिया है और उन्हीं डाकुओं ने इन गुफाओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। लियोन इन्हीं गुफाओं की तलाश में है ताकि इन गुफाओं के ऊपर कब्जा करके इन्हीं के अंदर आगे खुदाई की शुरू किया जा सके। इस तरीके से लियोन की काफी ज्यादा मेहनत बच जाएगी और साथ में टाइम भी। इसी तरीके से पूरी सिटी में घूमते हुए लियोन काफी बड़े एरिया को स्कैन करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी रात हो जाती है, वो एंड में सोचता है शायद से मेरे पास में अब केवल एक ही रास्ता है, हमें भले ही बिल ना मिल रहा हो लेकिन हमें पता है हमें चूहे कहाँ मिल सकते हैं। अगर हमें बिल की तलाश करनी है तो किसी चूहे को पकड़ना पड़ेगा। यही कहते हुए लियोन के माइंड के अंदर एक शानदार प्लान आ जाता है। रात को वो सीधे अपने घर में पहुंचता है। जेवर इस टाइम पर उस घर के बाहर है। स्कर्ज भी इस जगह पहुंचती है और किसी के सामने तलवार दिखाते हुए उसे कहने लगती है मुझे अंदर जाने दो, मुझे उनकी रखवाली करनी है। जो वो जेवर से कह रही है, जेवर को तलवार देकर डराने की कोशिश कर रही है। जेवर इस तलवार को देखकर बिल्कुल डरता नहीं है, वो उससे कहने लगता है मास्टर लियोन ने मुझसे कहा है कि किसी को भी अंदर आने की परमिशन ना दी जाए, स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। वो आज केवल आराम करना चाहते हैं, एक चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल प्रेशर मत करो। स्कर्स कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये एरिया के अंदर बहुत सारे डाकू है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर लियोन सबसे ज्यादा अमीर है, तो डाकू का जो सबसे पहला शिकार होगा वो मास्टर लियोन ही होगा, तुम्हारा मास्टर मारा जाने वाला है। जीवियर कहता है हो सकता है तुम सही हो लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर लियोन ने मुझसे जो कुछ भी कहा है मैं उनके ऑर्डर को मानूंगा, उनके ऑर्डर के अंदर किसी भी तरह की तब्दील नहीं किया जा सकता। जीवियर इतना कहता है कि तभी अनहोनी घट जाती है। खिड़की से दो डाकू अंदर घुस जाते हैं, उनके हाथ में चाकू है और आंखों में खूनी इरादा। इसी के साथ में वो अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। स्कर्स और जीवियर अभी बाहर की साइड में खड़े होकर केवल बहस ही कर रहे हैं। स्कर्स जीवियर से बोलती है मुझे अंदर जाने दो, अंदर कोई दुर्घटना हो सकती है, हम उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तुम लोगों की इस खेल के चक्कर में उनकी जान चली जाएगी। किसी भी तरह का खतरा आने से पहले हमें हर एक प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जीवियर कहता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ कि तुम ठीक कह रही हो लेकिन तुम अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और अब जीवियर के इतना कह देने के साथ में ही अंदर की साइड में अब कोई भी नहीं बचा है कि लेवन को वो लोग उठा के ले जा चुके हैं और अब स्कर्ज और जीवियर इस खाली रूम के अंदर घुसने के लिए केवल बहस कर रहे हैं। स्कर्ज के पास में अब दोबारा से कोई रास्ता नहीं बचता है। वो जीवियर की तरफ अपनी तलवार दिखाते हुए उससे कहने लगती है शायद से मेरे पास में अब दूसरा रास्ता नहीं है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अगर तुम अब रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाऊंगी। जीवियर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम अटैक करके मुझे हटा सकती हो तो फिर ठीक है। जी कहते जीवियर दोबारा से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। स्कर्ज एकदम से जीवियर के ऊपर अटैक कर देती है। जीवियर के लिए इस अटैक को रोकना बिल्कुल आसान है। वो अपनी तलवार को अपनी मैनर से बाहर भी निकालता, केवल तलवार के पिछले हिस्से से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर उससे अचानक से कहने लगता है तुमने एकदम से अचानक से मुझ पर अटैक कर दिया, तुम्हारा ये अटैक कब जो शानदार था, अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई और होता तो शायद से उसे अटैक का पता नहीं चलता और थोड़ी बहुत चोट तो उसके ऊपर लगी जाती लेकिन मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सुनने के बाद में स्कर्ज और भी चिढ़ जाती है, वो जीवियर के ऊपर और भी कैसे अटैक कर दी जाती है और जीवियर हर एक अटैक को इसी तरीके से डॉच करता है। वो अपनी तलवार को बाहर भी नहीं निकाल रहा है और इसी तरीके से हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए वो स्कर्ज से आगे बोलता है तुमने बॉडी के अंदर कब ज्यादा माइनर एनर्जी को होल्ड किए हुए हो लेकिन उसे ठीक से यूज नहीं कर पा रही। तुम हर एक अटैक के अंदर कब से माइनर एनर्जी यूज करती हो लेकिन जब वो एनर्जी मुझ तक पहुंचती है तो एकदम कम हो जाती है। तुम्हें एनर्जी को अच्छी तरह कंडेंस करना चाहिए ताकि तुमसे 100% यूज कर सको। अगर तुम इसी तरीके से अटैक करते रहोगी तो तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बनने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। एक स्वॉर्ड मास्टर और एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के अंदर केवल यही फर्क होता है, स्वॉर्ड एक्सपर्ट के अंदर बहुत एनर्जी होती है और स्वॉर्ड मास्टर उस एनर्जी को यूज करना सीखता है। ये सुनकर स्कर्ज जीवियर के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लगती है तुम मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। जीवियर कहता है मैं तो ज्ञान दूंगा, मुझे ये सब कुछ करने के लिए मास्टर लियोन ने कहा है, उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैं तुम्हें कोई भी टेक्निक सिखा सकूं तो मुझे तुम्हें सिखानी चाहिए और ये तुम्हारा पहला लेसन है, इसे ध्यान से सुनो। इसी तरीके से स्कर्ज और जीवियर के बीच में ये नेवर एंडिंग बहस चलती रहती है लेकिन अब इस बहस का कुछ फायदा है नहीं। अंदर वो जिस किसी की रखवाली कर रहे थे वो तो वहां से जा चुका है। इन डाकुओं ने लियोन को अगवा कर लिया है और उसे इस घर के अंदर बंद कर दिया है। वो एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ है और मुंह पर ही पट्टी बंधी हुई है। आसपास में कब से डाकू है, इनका जो लीडर है वो लियोन से बोलने लगता है बताओ हमारी सिटी के अंदर आने का तुम्हारा क्या कारण है, इस तरीके से जो तुम फ्री का पानी बांट रहे हो ये तुम क्यों कर रहे हो, इससे पहले कि हम तुम्हें मार दें यहाँ पर आने का अपना कारण बताओ। ये सुनकर लियोन मुंह में करके कुछ चलने लगता है, उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा। ये देखकर जो डाकू का लीडर होता है वो अपने एक साथी बंदे से कुछ इशारा करता है, वो बंदा तुरंत ही लियोन के ऊपर से इस पट्टी को हटा देता है और इसके बाद में अब लियोन का चेहरा दिखाई देता है, स्पेशली उसकी आंखें। उसे देखने के साथ में डाकू का लीडर खुद से कवजर डर जाता है। वो सोचने लगता है ये किस तरह की आंखें हैं
किस तरह का चेहरा है ये, इसके चेहरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको हमने किडनैप नहीं किया बल्कि यह है वो जिसने हमें किडनैप किया है। पता नहीं क्यों इसके चेहरे को देखने के बाद ही मुझे डर का एहसास हो रहा है। तब लियोन अपने चेहरे को थोड़ा नॉर्मल करता है और फिर इस बंदे से आगे बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग ये जानना चाहते हो मैं सिटी के अंदर क्यों आया हूँ, तो तुम ये जानने से पहले कि मैं सिटी में क्यों आया हूँ तुम्हें ये जानना चाहिए मैं सिटी में आया कैसे। तो फिर अब यहाँ से हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे हाथों को खोल सकते हो। इन हाथों को तुमने बहुत अजीब तरीके से बांधा है, मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल से हो रहा हूँ। मेरी सरकार अगर किसी तरीके से आप इन्हें खोल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। डाकू के लीडर बोलता है, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे हाथों को खोला नहीं जाएगा और अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो तुरंत ही तुम्हें मार देंगे, इसलिए चुपचाप यहीं पे बैठे रहो और सब कुछ हमें बताओ। लियोन कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने मैं भला चालाकी दिखाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ। इस जगह का लीडर यानी कि वो किंग समारा खान वो तक आपसे डरता है तो मेरी तो उसके सामने कुछ भी हैसियत नहीं है, मैं तो आपके सामने डर के रहूंगा। आप सब एलिट वॉरियर्स है, अगर मैंने कुछ भी हरकत की तो तुरंत ही मुझे खत्म कर देंगे, मैं तो बुरी तरह डरा हुआ हूँ, इसलिए आपके सामने कोई भी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डाकू का लीडर बोलता है, हम सबके सब डाकू हैं, हम सभी को ताकतवर तो होना पड़ेगा ही, हम उस समारा खान से फाइट कर रहे हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो हम क्या कमजोर से कुछ होंगे। लियोन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा ही मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता, मुझे तो बात बताई थी कि आप सबके साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं, तो क्या आप एक बार अपनी ताकत के साथ में अभी थोड़ी दिल दिखाएंगे। मैं भले ही समारा खान के द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ लेकिन इसके बावजूद भी आपसे ठीक तो बात तो कर ही सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे हाथों खोलकर मुझे अपने साथ में बैठाएंगे और मेरे से मेरी पूरी कहानी को सुनेंगे, क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते लियोन असल में इस बंदे के साथ में गेम खेल रहा है और उसका गेम कब से तो चल भी रहा है, ये दोनों एक दूसरे घूरने लगता है। ये गुंडा यहाँ पर लियोन की नीयत तो समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन लियोन की नीयत को तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, ये गुंडा कैसे समझेगा। कुछ देर के अंदर वो लियोन की बातों में आ जाता है और फिर अपने साथ वाले एक बंदे से बोलने लगता है, इसके हाथ खोल दो। ये सुनकर बंदा काफी चौंक जाता है, वो कहने लगता है, ये आप क्या कह रहे हैं, अगर हमने इसके हाथ खोल दिए तो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। लीडर बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगर इसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम तुरंत ही इसे खत्म कर सकते हो, तुम जैसे चाहे वैसे इस पर अटैक कर देना। ये सुनकर डाकू लियोन के पास में आकर उसके हाथ खोलने लगता है, तभी लियोन से बोलता है, तुम तो कब्जत अच्छे हो, कब्जे तरीके से मेरा ध्यान रख रहे हो। डाकू बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, अभी तक तुमने हमारी अच्छी देखी नहीं है। इसी टाइम पर ये डाकू के लीडर काफी घबराया होता है, वो सोचने लगता है इस बंदे को यहाँ पर समारा खान ने भेजा है और हम इसके साथ में बात करने वाले हैं, इसको हम खोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद इसके साथ में कुछ ज्यादा आराम से पेश आ रहा हूँ, इस तरीके से थोड़ा बहुत काइंडनेस के साथ में होना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे थोड़ा बहुत ऐसा अंदेशा हो रहा है इसके साथ में हम जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं इसकी हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अच्छाई का बदला अच्छाई से चुकाया जा सकता है। इस लीडर के इतना दिन के साथ में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। ये फ्लैशबैक कुछ टाइम पहले का है, ये लीडर अपने बेटे के साथ में होता है, इसके बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसके वजह से पानी नहीं है और काफी लंबे टाइम से पैसे होने के कारण ये लगभग मरने वाला है। अपने फादर से बोलने लगता है, फादर मुझे पानी की आवश्यकता है। फादर बोलता है, बेटा मैं क्या करूं, पूरी सिटी के अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं है, अगर कहीं से पानी लाया जा सकता होता तो मैं अब तक तुम्हारे लिए वो लेके आ जाता। बच्चा बोलता है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर बिल्कुल भी जीने की क्षमता नहीं बची है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये पूरी तो मेरी गलती है। ये सुनकर फादर यानी कि इन डाकू का लीडर बोलने लगता है, नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। समारा खान के साथ जो हम लड़ाई कर रहे हैं इस लड़ाई को हमें और ज्यादा तेज करना चाहिए था, उसने हमें पानी देने में कब ज्यादा देर कर दी, इस वजह से तुम्हारी ऐसी हालत बनी हुई है। काश मैं किसी तरीके से इस फाइट को और ज्यादा तेज कर सकता था और समार खान के ऊपर अटैक करके उनसे जबरदस्ती हमारे हक का पानी से छीन के ला पाता, तो फिर तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अगर कुछ दिन और तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओ तो मैं वादा करता हूँ कुछ टाइम के अंदर तुम्हारे लिए पानी लेके आ जाऊंगा। समार खान के ऊपर एक ऐसा अटैक होगा जब उसे हमारी असली पावर दिखाई देगी तब वो हमारे पास में पानी लेके आएगा। ये लीडर अपने बच्चे का हाथ पकड़कर ये सब कुछ कह रहा होता है तो पीछे साइड से एक आवाज आती है, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, पानी ये रहा। सिटी के अंदर हाल ही में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया है जिसकी बॉडी के अंदर काफी सारा पानी था, उसने सारे पानी को एक छोटे से कुएं के अंदर उड़ेल दिया और उसी के अंदर से इस पानी को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये पानी पूरी तरह प्योर है जिसे पिया जा सकता है। ये कहते हुए एक नॉर्मल विलेजर इस जगह पर आता है जो सीधा कर इस बच्चे को पानी दे देता है। बच्चा तुरंत ही उस पानी को पीता है और वापस उसकी सेहत थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और लियोन का यही अच्छा काम आज यहाँ पर इफेक्ट लाया है। डाकू के लीडर ने लियोन के हाथ खुलवा दिया है और फिर वो लियोन से बोलने लगता है, मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लीडर के तक देने के साथ में लियोन अपने चेहरे के ऊपर काफी खतरनाक से एक्सप्रेशन लाता है और उसे देखने के साथ में लीडर थोड़ा घबरा जाता है। वो अपने साथी से कहता है, अभी के अभी इसके ऊपर अटैक करो, इसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी खतरनाक है, शायद से यहाँ पर अटैक करने वाला है, ये इसकी चाल है। लीडर के इतना के दिन के साथ में ये सारे डाकू एक साथ लियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस चीज सबके सब तो इंतजार कर रहे थे कि कब लीडर एक इशारा करे और ये सब एक साथ लियोन के ऊपर अटैक कर दे। तभी लियोन अपने चेहरे को नॉर्मल करता है और फिर कहने लगता है, ये 2.5 साल पहले की बात है जब मैग्नेटो सिटी के अंदर में एक छोटी सिटी थी जिसका नाम था फ्रंटेरा सिटी, जिसके ऊपर काफी सारा कर्जा था। इस कहानी की शुरुआत इसी फ्रंटेरा सिटी से होती है और अब जैसे ही लियोन इस कहानी को शुरू करता है सारे डाकू दोबारा से अपनी जगह पर रुक जाते हैं। लीडर सबको रुकने का इशारा करता है। इसके बाद लियोन आगे बोलता है, उस टाइम पर हमारी सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था, मैं फ्रंटेरा सिटी का ही एक निवासी हूँ, वहाँ का प्रिंस हूँ मैं और मेरा नाम है लियोन फ्रंटेरा। उस टाइम पर हमारी सिटी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा डार्क थी, हमारे ऊपर इतना कर्जा था कि कोई भी हमें और कर्जा देने को तैयार नहीं था
और साथ में हमें इतना इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था कि हमारे पास में इंटरेस्ट चुकाने के बाद में बिल्कुल पैसे बचते नहीं थे। और इसी वजह से हर महीने इंटरेस्ट के साथ में वो अमाउंट और जो बढ़ता जाता, इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा था और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जा रहा था। हम एक बहुत बड़े एक सर्कल के अंदर फंस चुके थे जिससे हमारा बाहर निकलना एकदम नामुमकिन था। आसपास सभी सिटी ये मान चुकी थी कि हमारी सिटी पूरी तरह खत्म होने वाली है, ये सारा कर्जा हमारी सिटी को ले डूबेगा। लेकिन उस टाइम पर मैंने हार नहीं मानी। सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसी टाइम पर मैंने एक नई तरह की इन्वेंशन की जो कि थी ऑन डाउन फ्लोर, जिसकी मदद से घरों को गर्म किया जा सकता था। ये केवल छोटी शुरुआत थी जिसकी मदद से हमने फ्रंटियर सिटी को डेवलप करना शुरू किया। और फिर इसके बाद में कई सारे जाइंट बीस्ट हमारे साथ शामिल हो गए जिनकी मदद से हमने एक माइन खोद डाली। उस माइन के अंदर से हमें कोयला मिलने लगा और उस कोयले की मदद से हम बाकी साइड में व्यापार करने लगे। हमारी कंट्री के अंदर और पैसा आने लगा। इसके बाद में पता चला वो जो माइन थी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उस माइन के अंदर काफी सारी चींटियां थी जिन्होंने अचानक से हम पर अटैक कर दिया, जिस वजह से हमारे काफी सारे वर्कर्स की जान खतरे में आ गई। लेकिन उस टाइम पर मैंने उन सभी से फाइट की और इसके बाद में एक खतरनाक फाइट हुई एंड्स और वर्सेस मैंने अकेले उन सारी एंड्स को खत्म कर दिया और उन्हें जला के मार दिया। असल में वो जो माइन थी उस जगह पर कुछ गैस पॉकेट्स थे जिनके बारे में मुझे पता था। मैंने ठीक उसी जगह पर आग लगा दी जिस वजह से वो पूरी माइन ब्लास्ट कर गई। एक ही झटके में सारी चींटी कॉलोनी खत्म हो गई। और फिर इसके बाद में माइनिंग का काम दोबारा शुरू हुआ। हम दोबारा से माइनिंग करने लगे और उसी रफ्तार से वापस से कोयला निकालने लगे। लोगों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा और भी लोग हमारे साथ में शामिल होते गए। उसके बाद में हम गए हमारी पड़ोसी एक सिटी के पास में जिसका नाम था काउंट क्रेमो। असल में सिटी का नाम क्रेमो था लेकिन वहाँ के राजा का नाम था काउंट क्रेमो। और उसने हमसे एक रिक्वेस्ट की। उसको पता चल चुका था कि मैं कितना अच्छा डेवलपर हूँ, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं समुद्र के बीच में उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसके ऊपर वो एक मरमेड की मूर्ति लगा सके, क्योंकि उनकी सिटी के ऊपर गीगा टाइटन अटैक कर रहा था। मैंने उनके लिए वो काम कर दिया, लेकिन वो चाल उल्टी पड़ गई। गीगा टाइटन उसे देख के डरने के बजाय उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, जिस वजह से गीगा टाइटन ने सिटी पर अटैक कर दिया। और फिर वहां पर भी मुझे खतरनाक फाइट करनी पड़ी। गीगा टाइटन को मैंने फाइट में हरा दिया। इस काम के अंदर मेरे बॉडीगार्ड जीवन ने भी मेरी मदद की। हम दोनों ने साथ मिलकर उस गीगा टाइटन को फाइट में हराया। इसके बाद हमारी फाइट हुई कायले से, जो कि और भी ज्यादा ताकतवर था। वो एक बॉडीगार्ड था मैग्नेटो सिटी की रानी क्वीन एल्गा का। उसने क्वीन एल्गा के साथ में गद्दारी कर उन्हीं के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसके बारे में मुझे पहले पता चल गया। और मैंने और जीवन ने साथ में मिलकर उस कायले से फाइट कर उसे फाइट में हरा दिया। और इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ के अंदर कई सारे खतरों का सामना किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फाइट की और वो सबके सब मेरे हाथों से मारे गए। लियोन जब इसे कुछ कह रहा होता है तभी सारे डाकू एक फिल्म की तरह इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लियोन से आगे बोलने लगता है, आगे बताओ उसके बाद में क्या हुआ। तभी एकदम से इन गुंडों के लीडर को होश आता है। वो कहने लगता है, ये चीज बताओ कि सबके अंदर ये पॉइंट कहां पर आ रहा है कि तुम इस सिटी के अंदर क्यों आए। हमने तुमसे ये पूछा था तुम सिटी में क्यों आए हो, सीधे मेन पॉइंट पे आओ ना। लियोन कहता है, देखो ये सही नहीं है, ये कहानी मेरी है तो ये कहानी मेरे हिसाब से चलेगी। अब तो कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तुम उस टाइम पर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, अच्छे बच्चे की तरह वहां पे बैठ जाओ, वरना मैं अभी के अभी कहानी सुनाना बंद कर दूंगा। ये सुनने के साथ में जो गुंडों के बाकी साथी होते हैं वो सबके साथ अपने लीडर के ऊपर चलने लगते हैं। वो कहते हैं, ये क्या हरकत है, कहानी के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी साइड में आके बैठ जाओ, उन्हें कहानी कंप्लीट करने दो। लीडर बोलता है, तुम सबके सब ये कैसा बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, हम सबके सब डाकू हैं, यहाँ पर इसको इंट्रोगेट करने के लिए लेके आए, हमें इसे थोड़ा सा टॉर्चर करना चाहिए, ना कि इस तरीके से एक बच्चे की तरह बैठकर इसे कहानी सुननी चाहिए। बाकी डाकू बोलते हैं, नहीं हमें कुछ भी नहीं पता, वो कहानी सुना रहा है और हमें इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और हम इस कहानी को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप साइड में बैठ जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहानी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद में लियोन अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। वह कहने लगता है, उसके बाद में हमारी सिटी के ऊपर कई सारे कीड़ों ने एक साथ अटैक कर दिया। वो फाइट तो बहुत जबरदस्त थी। उस सिटी के अंदर एक साथ में इतने सारे कीड़े आ चुके थे कि आसमान पूरी तरह ब्लैक हो चुका था और उन सभी ने साथ मिलकर फ्रंटियर सिटी के ऊपर अटैक किया। वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। हमारी सिटी इसके अंदर पूरी तरह तबाह होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने सबको बचाया। इसके बाद में मोस्ट डोमिनो की सेकंड वेव का अटैक हुआ, जिसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने हमारे दोस्तों के ऊपर अटैक कर दिया था। वो ड्रैगन्स थे और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हमारे साथी भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका सामना नहीं कर पाए। लेकिन तब मैं वहां पर गया अपने बड़े से मॉन्स्टर के साथ में। वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। उसने एक ही लात मारकर उन दूसरे सारे मॉन्स्टर्स को बहुत दूर तक फेंक दिया। मेरे पास में इसी तरीके के और भी काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर है, जिनसे अगर मैं किसी फाइट के अंदर कूद जाऊं तो उस फाइट को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं। फाइट पूरी तरह हमारे कब्जे में होगी। लियोन यहाँ पर इस कहानी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुना रहा होता है और ये सुनकर जो सारे गुंडे हैं ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कुछ टाइम के अंदर इन्हें डर भी लगने लगता है। क्या सच में इस बंदे के पास में इतने सारे ताकतवर मॉन्स्टर हो सकता है? इसी तरीके के सवाल इनके माइंड के अंदर लगातार घूमने लगता है। लियोन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और इसी तरीके से पूरी रात बीत जाती है। लियोन पूरी रात इन्हें कहानी सुनाता रह जाता है और ये लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ में केवल कहानी को सुनते रहते हैं। इसी के साथ में अगले दिन सुबह जाती है। लियोन इस टाइम पर अपने गोमिंग के ऊपर है। उसके साथ में एक गुंडों का लीडर भी है, जिसे लगभग होश ही नहीं है कि वो इस टाइम पर इस पक्षी की ओर बैठा हुआ है और हवा की ऊंचाइयों में। तो एकदम से इसे होश आता है। ये लियोन से बोलने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम मुझे कहां पर लेके जा रहे हो? लियोन कहता है, कहां पर ले जा रहे हो क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में अपनी क्वीन के पास में लेके जा रहा हूँ। गुंडों का लीडर बोलता है, ये बात हमारे बीच में कब हुई? मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। मुझे बस एक बात याद आ रही है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुमने उस सवाल का जवाब देने के बजाय
पूरी दुनिया का ज्ञान मुझे सुना दिया। लियोन कहता है कि सच में तुम मेरी बात को भरोसा नहीं है, तुम याद नहीं आ रहा तुमने कब मेरे साथ में हाथ चलने के लिए हामी भरी थी, शायद से मुझे दोबारा से तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ये कहानी है 2.5 साल पहले की। इसी कहते लियोन दोबारा से अपनी कहानी को शुरू कर देता है। तभी गुंडो का लीडर बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी कहानी दोबारा से नहीं सुननी है, तुम मुझे जहाँ पर भी लेके जाना चाहते हो वहाँ पर ले चलो, लेकिन प्लीज दोबारा से इस कहानी को रिपीट मत करना। लियोन कहता है तो भी ठीक है, मैं तुम डायरेक्टली एंड का पार्ट सुना देता हूँ। एंड में हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमारे बीच में एक डील होगी, मैं यहाँ पर तुम्हारी सिटी के अंदर काफी शानदार सा वाटर सोर्स बना के दूंगा, इसके बदले में तुम मेरे साथ में चलोगे मैग्नेटो सिटी हमारी क्वीन से मिलने के लिए। इस वाटरवे को बनाने के लिए हमें तुम्हारी उस गुफा की जरूरत है जिसके बारे में तुम जानते हो, यानी कि तुम्हारा हाइड आउट। क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? गुंडो का लीडर बोलता है हाँ अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद हमारे बीच में ये डील हुई थी। लियोन कहता है बहुत अच्छे, तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो, आज तक इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मुझसे ज्यादा भरोसेमंद हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे दोस्त की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहूंगा। जी कहते लियोन एकदम नॉर्मल हंस रहा होता है और इसी टाइम पर गुंडो का लीडर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देता है। लियोन ने भरोसा कर लेता है और फिर इसके बाद में हम मैग्नेटो सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदे को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, इसे कुर्सी से बांध रखा है और इसके साथ उसमें काफी सारे मजिशियन है जो कि उसके ऊपर टॉर्चर के प्रोसेस को अपना रहा है और ये बंदा लगातार जोरों चिल्लाता जा रहा है। इसके साथ जितने बंदे हैं ये सारे कुछ डार्क मजिशियंस है और ये जिसके ऊपर सारा टॉर्चर किया जा रहा है ये भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कैनवारो है। इसको इसे कर्म का फल मिल रहा है, इसने कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, तो इसके लिए ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कई बुरी तरह से कई सारे टॉर्चर किए जाते हैं और ये लगातार चिल्लाता जा रहा है। तभी एकदम से क्वीन एलिका भी इस जगह आ जाती है और इन सारे मजिशियन बोलने लगती है अब रुक जाओ, फिलहाल के लिए इसके लिए इतना काफी होगा। कैनवारो बोलता है तुमसे जो कुछ जानना चाहती हो वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, तो फिर अभी भी तुम मेरे साथ में इस तरह का सुलभ क्यों कर रही हो? जगह तो कैनवारो जोर से खांसता है, उसके मुंह से लगातार खून बहना शुरू हो जाता है। एलिका बोलती है तुम्हारी बताई सारी जानकारी हमारे काफी काम आएगी, अगर इसके अंदर कुछ भी गलत हुआ तो ये सारा टॉर्चर तुम्हारे पर दोबारा से शुरू हो जाएगा, इसलिए अब तुम उम्मीद करना मेरे को यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोबारा आने का मतलब होगा तुम्हें तब टॉर्चर किया जाएगा जब तक यहाँ तक तुम मर नहीं जाते या फिर हमें सही जानकारी नहीं मिल जाती। ये कहने के बाद में क्वीन एलिका यहीं से बाहर निकलने लगती है, तो बाहर के साइड में एक पैसेंजर इस जगह पर आता है जो क्वीन को देखने के साथ में उससे कहने लगता है बाहर मास्टर लियोन है जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। क्वीन एलिका बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लियोन इस टाइम पर यहाँ नहीं हो सकता, उसे इस टाइम पर अस्वान सिटी में होना चाहिए, उसके यहाँ पर आने की हमारे पास तो कोई खबर नहीं आई। इसके बाद में पूरा दरबार लगाया जाता है। क्वीन एलिका इस टाइम पर अपने तख्त पर बैठी हुई है, सामने की तरफ लियोन और ये गुंडों का लीडर है। लियोन अपने वादे को पूरा करते हुए इसे यहाँ पर एलिका के सामने लेके आ चुका है। क्वीन एलिका के साथ में लियोन ने पूरी बात कर ली है और यहाँ पर क्वीन के सामने ये शर्त रखी गई है कि ये गुंडों का लीडर अपनी फैमिली के साथ में इस जगह पर आएगा और उसे मैग्नेटो सिटी के अंदर रहने की जगह दी जाएगी। क्वीन एलिका कुछ सेकंड सोचती है और तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कह देती है। वो उस गुंडे के लीडर को साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारी फैमिली के साथ में तुम्हारे साथ के जितने भी गुंडे हैं उन सभी को भी हम मैग्नेटो सिटी के अंदर रहने की परमिशन देंगे, लेकिन वहां पर जो तुम हरकत कर रहे थे वो यहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए। एलिका ने इतनी आसानी से इन सभी को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी कि सुनकर ही गुंडों का लीडर काफी चौंका हुआ होता है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि सच में उसे मैग्नेटो सिटी के अंदर रहने की परमिशन मिल गई है। इस जैसा इंसान जो कितने लंबे टाइम से एक कैसी सिटी के अंदर रहता रहा था जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उसे डायरेक्टली सबसे बड़ी सिटी के अंदर रहने की परमिशन मिल गई, ये उसके लिए एक सपने की जैसा होता है। वो लियोन की तो देखने लगता है, वो सोचने लगता है कि सच में ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट है, इनके कहने के साथ में मुझे यहाँ परमिशन मिल रही है। तभी क्वीन एलिका के बोलती है वैसे मैंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी तुम इतनी जल्दी वापस से मैग्नेटो सिटी के अंदर लौट आओगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए और तुम्हारे यहाँ पर आने के साथ में मुझे इसका एहसास हो चुका है कि प्लान कब जिस तरह वर्क कर रहा है, तुम जो कुछ भी करने के लिए वहां पर गए थे उसे परफेक्टली कंप्लीट कर पा रहे हो। लियोन कहता है आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब सुन के थोड़ी शर्म से आ रही है। एलिका बोलती है वो तो आनी चाहिए क्योंकि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। वैसे यहाँ पर मेरी सिटी के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता था कि तुम्हें इस मिशन के लिए भेजना मेरी बेवकूफी हो सकती है, लेकिन अब तुमने प्रूफ कर दिया है कि बिल्कुल बेवकूफी नहीं थी बल्कि मेरी चतुराई थी। मैंने तुम्हें एकदम सही काम दिया है और अब इस वजह से मैं तुम्हें और भी काफी सारे काम देने वाली हूँ। हमने अभी कैनवारो के साथ में एक मीटिंग की है, उसे कुछ टाइम तक टॉर्चर करने के बाद में उसने सब कुछ उगल दिया है और हमारे पास में कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में तुम अपने एक नए मिशन पे जाओ, जैसे तुम अस्वान सिटी के अंदर अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लोगे तुरंत ही तुम्हें दूसरा मिशन दे दिया जाएगा। ये सुनकर अब लियोन रोना शुरू कर देता है, वो मन ही मन सोचता है इसको मना भी नहीं कर सकता, ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे किसी काम को अच्छे करने के कारण से मेरे को और भी काफी सारे काम मिलते जा रहे हैं, मेरा डर एकदम सही हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले सोचा था कि जब मैं किसी काम को अच्छी तरह करूंगा तो ये मुझसे लगातार काम करती रहेगी और अब वही चीज हो रही है। इसके बाद में रोते हुए क्वीन एलिका से बोलता है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा। एलिका बोलती है तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ में ज्यादा भी शुक्रगुजार हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर इस काम को थोप रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी लगता है तो अभी बता दो। लियोन रोते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में मैं सफर के कारण कब जो थका हुआ हूँ, अभी अस्वान सिटी गया था, फर्स्ट दूसरी सिटी गया और वहां से यहाँ पर आया, इस वजह से चेहरे के ऊपर इस तरह का एक्सप्रेशन है। क्वीन एलिका बोलती है क्या सच में तुमने मेरे एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, तुम्हारी यह मेहनत तो काफी ज्यादा शानदार है और अभी से देखते हैं मैं ये चीज तो पक्के तौर पर कह सकती हूँ तुम मेरे बहुत ज्यादा वफादार हो, अगर मैं तुम्हें कोई भी काम दूंगी तो तुम उसे परफेक्टली कंप्लीट करोगे। तुम्हें एक नया मिशन दिया और तुमने हंसते हुए उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। ये कहते हुए लियोन के पास में आकर उसे उसके चेहरे से पकड़ लेती है और उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए उसे आई कहने लगती है
तुमने अब तक मेरे लिए जितना भी काम किया है उसके लिए शुक्रिया। आगे इस काम को ऐसे ही करते रहना। तुमने भी कहा था कि तुम्हें मेरे लिए काम करके काफी अच्छा लगा, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें लगातार काफी सारे काम देती रहूंगी। ये सुनने के साथ में लियोन के पसीने छूटने लगते हैं। वो आगे सोचता है ये तो मेरे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। मेरी लाइफ के अंदर अगर सच में कोई दुश्मन है तो वो यही है। मेरे आराम और मेरे बीच में सबसे बड़ी दीवार ये क्वीन एली का ही है। काश किसी तरीके से मैं इसे तोड़ सकता। और अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम कंधार का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवियर अभी भी इस गेट के सामने खड़ा हुआ है। वो इस कर्ज को अभी भी इस गेट से अंदर जाने से रोक रहा है और इस कर्ज सामने की तरफ बैठी हुई है। उसने जेवियर के ऊपर कई सारे अटैक किए हैं और अब इस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी है। उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं है और वो जिस भी तरीके से जेवियर पर अटैक कर सकती थी उसने उस तरीके से अटैक कर लिया है और जेवियर अभी भी टच से मस होने को तैयार नहीं। और अब तो स्कर्स को आराम करते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। जेवियर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। कुछ देर तक आराम करने के बाद में स्कर्स एकदम से उठती है और फिर कहने लगती है आराम का टाइम खत्म हुआ, अब जल्दी से सामने से हट जाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ। चलो अब दोबारा शुरू करते हैं। ये कहते स्कर्स दोबारा से जेवियर पर अटैक कर देती है और जेवियर पिछली बार की तरह अटैक को ब्लॉक करता है। वो अपने केवल एक हाथ को यूज कर रहा है और स्वॉर्ड को भी बाहर नहीं निकाल रहा। स्कर्स जेवियर के ऊपर कई सारे अटैक करती है और जेवियर हर एक अटैक को ब्लॉक करता है। और इसी टाइम पता चलता है जेवियर को ये बात पता है कि अंदर के साइड में लियोन है ही नहीं। यहाँ पर स्कर्स के हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचने लगता है पता नहीं उन्हें वापस आने में कितना लंबा टाइम लगेगा, मुझे सबसे कब तक निपटना है। अब तो इस लड़की के साथ में खेलते खेलते मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। ये कब से लगातार एक एक तरीके से मुझ पर अटैक करती जा रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसी समय स्कर्स एकदम से अपने एक नए अटैक का यूज करने लगती है। उसकी आंखों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो अटैक करते जेवियर से बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हो चुका है। मैं कल रात को यहाँ पर आई थी, तुमने पूरा दिन मुझे यहाँ पर रोक के रखा और अब दोबारा से रात हो चुकी है। तुमने इस तरीके से केवल एक रूम के अंदर जाने से रोकने के लिए मेरा एक दिन बर्बाद कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते हुए स्कर्स के तरफ गुस्सा बढ़ जाता है कि उसकी तलवार बहुत जोर चमक रही होती है। उसकी तलवार के अंदर और एनर्जी आ चुकी है और ये पहली बार है जब उसकी तलवार में और एनर्जी आई है। और यहाँ पर इस और एनर्जी को सोने का मतलब है जेवियर जल्दी ही एक बड़ी मुसीबत फंसने वाला है। उस चाकू के अंदर थोड़ा सा डर दिखाई देने लगता है। वो जल्दी से फाइनली अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो अपने मैन को साइड में फेंकता है और अपने स्वॉर्ड के अंदर भी और एनर्जी को लेके आ जाता है और जल्दी से स्कर्स के अटैक को ब्लॉक करता है। स्कर्स दोबारा से जेवियर के ऊपर अटैक करने लगती है। स्कर्स को देखकर जेवियर सोचने लगता है ये जल्दी ही स्वॉर्ड मास्टर लेवल पे पहुंचने वाली है, ये बस कुछ टाइम और ट्रेनिंग करती रहेगी तो स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगी। इसी समय स्कर्स का अगला अटैक होता है। जेवियर इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तभी एकदम से एक गड़बड़ हो जाती है। लियोन ठीक किसी टाइम पर इस जगह पहुंच जाता है। वो पीछे से गेट को खोल देता है। एकदम अच्छे से खुश होते हुए बाहर आते कहने लगता है देखो मैं वापस आ गया। देखते उसने गेट तो खोल दिया है जिसके साथ में वो गेट जेवियर के टकराता है और जेवियर थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये चीज एकदम एंड टाइप पर हुई है, केवल एक सेकंड की देरी और इसी के साथ में इसकी तलवार सीधे सही जगह पे घुस जाती है। वो सीधे उस गेट के अंदर घुसती है और इस गेट के ठीक पीछे लियोन है। तलवार एकदम लियोन के कंधे के पास में। अगर एक सेकंड भी इधर से उधर होती है तो लियोन का कंधा कट जाएगा। और इस तलवार के अंदर इतनी ज्यादा और एनर्जी है, अगर लियोन की टच भी हो जाए तो लियोन की पूरी बॉडी के चित्रे उड़ सकते हैं, जिसका इफेक्ट यहाँ पे दिखाई भी देता है। और एनर्जी की तलवार अभी तक लियोन की बॉडी की टच भी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर ज्यादा एनर्जी बन जाती है कि लियोन की बॉडी के जितने भी कपड़े होते हैं वो तुरंत ही वहां से उड़ते हुए गायब हो जाते हैं। और इसी टाइम पर दिखाई देता है लियोन के चारों मॉन्स्टर किस तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर चिपके हुए होते हैं। वैसे बाकी तीनों तो ठीक है लेकिन ये बेंगोल कहाँ घुसी हुई है। लियोन अभी भी ये सब कुछ उसके साथ में क्या हुआ ये चीज समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जेवियर तो देखता है और उसे कहने लगता है आखिरकार आप आई गए। स्कर्स बोलती है आई गए, इसका क्या मतलब है, यानी कितने टाइम से ये इस रूम के अंदर थे ही नहीं। इसी के साथ में लियोन का भांडा फूट जाता है। स्कर्स का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ चुका है। वो अब लियोन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ आप लोग अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे, आप लोग यहाँ पर अंदर नहीं थे, यानी कि मेरे पूरे एक दिन को बेकार बर्बाद कर दिया गया। आप अंदर नहीं थे, मैं बेकार में यहाँ पर फाइट कर रही थी। ये कहते वो लियोन के ऊपर अटैक करने लगती है। तो लियोन अपने हाथों सामने तब करके अपने गाने गाना शुरू करता है। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। स्कर्स को दोबारा से नींद आने लगती है। वो पहले तो लियोन को गाने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन लियोन को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। उसका गाना परफेक्टली वर्क करता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्कर्स वहीं पर जीवन पे सो जाती है। उसके सोने के बाद में लियोन से कहने लगता है मैं तुम्हें अभी कुछ समझा नहीं सकता हूँ और नहीं मुझे ऐसा लगता है तुम समझाने तक मैं जिंदा बच पाऊंगा। तुम्हारे सामने सर्वाइव कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जब तुम शांत हो जाओगी तभी तुम्हें सब बता दूंगा। जेवियर चलो काम शुरू करना है। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा इसकी मेरे पास में पूरी प्लानिंग है। ये कहते लियोन जेवियर को देखता है। जेवियर को तो खुद को ही नींद आ रही है। ये देखकर लियोन कहता है जेवियर ये क्या हो रहा है, जल्दी से उठो, हमें काम पर लगना होगा और काम अभी शुरू करना है। इसी के साथ ही लियोन का काम शुरू हो जाता है। लियोन दोबारा से इन गुफाओं के अंदर पहुंच चुका है। ये वो गुफा है जिसके बारे में लियोन को उन गुंडों के लीडर ने बता दिया था। इसी सब के अंदर पूरा एक दिन लग गया। लियोन इस टाइम पर लगातार इन पूरी गुफा के अंदर घूमते हुए उसे पता चलता है ये सारी गुफाएं असल में एक बुलबुले की तरह है जिसके अंदर कोई भी खो सकता है। लेकिन अब चूंकि लियोन ने पूरा मैप तैयार कर लिया है तो अब उसको पूरा रास्ता पता है कि किस तरीके से गुफा के अंदर एंटर करना है और कहां से कौन सा रास्ता निकलता है। इस मैप को क्रिएट करना लियोन के प्लान का सेकंड मिशन है। और इसके बाद में स्टेप 3 शुरू होता है जो है इस टनल के मेन गेट को बंद कर देना, क्योंकि दिन के टाइम पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा, सारा काम रात में किया जाने वाला है। और रात के टाइम पर जेवियर अपनी पावर्स को यूज करके अपनी मानव ब्लास्ट की मदद से यहाँ पर खुदाई करेगा। लियोन ने यहाँ पर जेवियर को पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी है जिस जगह पर जितना भी काम करना है वो काफी ज्यादा बारीकी से किया जाना होगा, क्योंकि ये गुफाएं बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर तरीके से बनाई गई है। इसलिए अगर इन गुफाओं के अंदर बहुत ज्यादा धमाकेदार पावर्स का यूज किया गया तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि पूरी गुफा दह जाए। इसलिए जेवियर अपनी पावर्स का एकदम लिमिट में यूज करे। और फिर इसके बाद में लियोन के मिशन का 4th और फाइनल स्टेप शुरू होता है। लियोन ने कुछ और वर्कर्स को यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है और यहाँ पर ये स्टेप 4 तब शुरू होता है जब ये वर्कर इस जगह पहुंच जाते हैं। लियोन ने देखने
के साथ में काफी खुश जाता है। लियोन के साथ में एक बंदा और है। इन गुंडों का लीडर लियोन को सबको देख के कहने लगता है ये सब है कौन। लियोन कहता है ये सारे वो वर्कर्स है जो कि इस मिशन के अंदर मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। इन्हें मैंने डायरेक्टली फ्रंटियर सिटी से बुलाया है। इसके बाद में लियोन यही करके इन सभी गुफा के अंदर लेके जाता है। ये सब अपने ऊपर से नकाब हटाते हैं। ये असल में वो सारे भूत है जिनका चेहरा नहीं है और ये सब यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब डाल के आए थे ताकि किसी को भी इनके यहाँ पर आने का पता न चले। सबको ये एकदम नॉर्मल से वर्कर ही लगे, क्योंकि लियोन नहीं चाहता इस जगह पर कोई गलत तरह की अफवाह फैले कि इन गुफाओं को भूतों ने खोदा है। ये अफवाह लियोन के पूरे काम को बेकार कर सकती है। ऐसा हो सकता है लोग यहाँ के पानी को पॉइजन समझने लगे तो लियोन को दोबारा से एक अलग मिशन पे काम करना पड़ेगा सबको ये प्रूव कराने के लिए ये सारा पानी सही है। इसी वजह से इस काम को छुपे रह करना काफी ज्यादा आसान है। और इसके अलावा इस गुफा के अंदर इन भूतों को काम पे लगाने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लियोन जब इन भूतों को लेकर इस गुफा के अंदर आता है तो यहाँ पर काफी गहराई तक गुफा खोल दी गई होती है और लियोन यहाँ पर एक दीवार की तरफ इशारा करते कहने लगता है इस दीवार के ठीक पीछे पानी है और ये पानी काफी ज्यादा है। ये देखकर भूत कहने लगता है वैसे ये कहते नहीं है, ये लिख के बताते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है इस गुफा के अंदर काफी सारा पानी हम भी फील कर सकते हैं। अगर इस दीवार को तोड़ दिया गया तो काफी सारा पानी हमारी तरफ आएगा। लियोन कहता है यही वो कारण है जिस वजह से यहाँ पर इंसानों के बजाय मैं भूतों का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ पर मैंने किसी इंसान का यूज किया तो उसकी लाइफ पक्के तौर पर जाने वाली है। पहले के टाइम पे लोग जब इस तरह गुफाएं खोदते थे तब इंसानों का यूज किया जाता था तो अक्सर ही लोगों की जान जाती थी। ये कहते लियोन मन ही मन सोच रहा होता है कि गुफाओं के अंदर लोगों के मरने के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है, बाहर के साइड में इस तरह की खबर फैलती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं चाहता किसी भी यहाँ पर जान जाए। नोवेल के अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ था जब इस तरह गुफा उस टाइम पर खोदी गई जिस समय ये सिटी अपने अंत की एकदम कगार पे थी, तब एक बंदा जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था उसने अपना पूरा सेक्रीफाइस किया। उसने आखिरी में आकर इस दीवार पर अपनी कुल्हाड़ी से फाइनल अटैक किया जिसके साथ में उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता इस तरह कोई बंदा अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करे। इस दुनिया को उस ताकतवर इंसान की जरूरत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है ये मौका तुम्हें मिलेगा। और फिर इसके अंदर पता चलता है लियोन ये कहते हुए एक भूत की तरफ नहीं बल्कि एक इंसान की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये भूत यहाँ पर अकेले नहीं आए, ये एक बोरे को लेके आए होते हैं जिसके अंदर एक इंसान है, ये टोडस है जिसके साथ में लियोन ने इसकी लाइफ की डील की थी कि अपनी लाइफ के अंत तक ये लियोन के लिए काम करेगा। और साथ में दूसरी डील ये की थी कि जब ये मर जाएगा तब भूत बन के भी लियोन के लिए काम करेगा। लियोन यहाँ पर इसी को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहा होता है, इस गुफा के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए कहता है। और जैसे टोडस को ये बात समझ में आती है वो काफी घबरा जाता है। लियोन जल्दी से उसके हाथ में इस कुदाली को पकड़ाता है और उससे कहने लगता है जल्दी से उस दीवार के ऊपर अपना फाइनल अटैक करो जब तक हम यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। टोडस मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सेक्रीफाइस को पूरी दुनिया याद रखेगी और मरने के बाद में भी तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने साथ में रखूंगा। तुम मेरे एक काफी अच्छे गुलाम थे, तुम्हारे सेक्रीफाइस को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। इसी समय टोडस भी उस कुल्हाड़ी को छोड़कर लियोन के साथ भागना शुरू कर देता है। वो लियोन से कहता है बाहर में क्या सेक्रीफाइस, मुझे यहाँ पर कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है, मुझे मरने का शौक नहीं है। जब तुम्हारे पास में भूतों की पूरी सेना है तो उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे काम करने की जरूरत है। बेकार मुझे क्यों बना रहे हो, मैं बड़ी का बकरा नहीं बनूंगा। लियोन कहता है तुम कितने ज्यादा निर्दयी हो, तुम चाहते हो ये मरे हुए लोग जिन्होंने भी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है इनको किसी ने इतनी दर्दनाक मौत मार दिया और मैं इस तरीके से उनसे ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि उन्हें वापस से मार सकता है। भले ये यहाँ पर मर नहीं सकते लेकिन इनको इस तरीके से कोई मरने वाला काम देना इनकी इंसल्ट की तरह होगा। और क्या तुम ये चाहते हो ये लोग जो मर चुके हैं हम इन्हें मरने के बाद भी इस तरीके जीने ना दे, इनकी इंसल्ट करें? तुम तो सच में बहुत ज्यादा निर्दयी हो, इस तरीके से भूतों के साथ में बिहेव कर रहे हो। टोडस कहता है लेकिन ये बिहेव मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो तुम भी तो कर रहे हो। तुम तो एक जिंदा इंसान को मारने की बात कर रहे हो और तुम्हारे पास में तो एक स्वॉर्ड मास्टर भी तो है, वो भी तो इस काम को कर सकता है। लियोन कहता है नहीं वो नहीं कर सकता। टोडस कहता है क्यों नहीं कर सकता? लियोन कहता है वो इसलिए क्योंकि इसके पास में केवल एक जोड़ी कपड़े हैं, अगर उसे कपड़े गीले हो गए तो वो नंगा घूमता रहेगा और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस वजह से देखो मैं भी यहाँ पर बिना कपड़ों के घूम रहा हूँ। टोडस कहता है ये किस तरह का जवाब होता है, तुम केवल कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए मुझे मारने को तैयार हो गए। इसी समय लियोन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम तो सच में बहुत ज्यादा इविल हो, जितना तुम्हारे लिए सोचा सकता है, तुम उससे भी ज्यादा इविल हो, तुम एक इंसान को मरवा रहे हो। लियोन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी उसकी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो मरने के बाद में मेरा एक गुलाम बनने वाला है, अभी भी मेरा गुलाम है, मरने के बाद भी गुलाम बनेगा तो जिंदा रहने का क्या फायदा। ये गुलामी का काम तो वो मरने के बाद भी कर सकता है। दोबारा सिस्टम विंडो शो होती है और अब इसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारी इविलनेस की मैंने एक लिमिट डिसाइड की थी, तुमने दोबारा से उसे क्रॉस कर दिया, मुबारक हो। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीधे हेल में। यहाँ पर एक बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, ये उसका ऑफिस है। पीछे की साइड में काफी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, ये सारी डेविल्स की पेंटिंग है। यहाँ पर इसी ऑफिस में काम करते हुए ये खुश होता कह रहा होता है ऊपर की साइड से हमारे पास काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज तो काफी शानदार है, शायद से अब टाइम हो चुका है मैं उस अनोखे इंसान से मिलूं। लियोन फ्रंटेरा अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से तुम अब मिलने वाले हो। वैसे मैं बता दूं इस बंदे का नाम हेलकोरस है जो कि हेल का राजा है। इसके बाद में हम दोबारा से प्रदर्शन देखते हैं। काफी देर तक टोडस से बहस करने के बाद में टोडस ने साफ मना कर दिया है वो ये काम नहीं करेगा, तो आखिर में डिसाइड होता है एक भूत से ये काम कराएंगे। तो लियोन की बात मानने के बाद में एक भूत खुद को इस काम के लिए वॉलंटियर करता है। वो अकेला गुफा के अंदर है, बाकी सारे लोग बाहर हो चुके हैं, वो सबके सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भूत उस गुफा के ऊपर फाइनल अटैक करेगा। और फिर वो टाइम आ जाता है जो वो दीवार के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिसके तुरंत बाद दीवार पूरी तरह टूट जाती है। उसके अंदर से काफी सारा पानी बाहर निकलता है। उस भूत के साथ में और छोटे छोटे भूत और होते हैं जो कि पानी के साथ में बहते हुए बाहर निकलते हैं। और इस पानी को देखने के साथ में सिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी के चेहरे के ऊपर
पर एक अलग खुशी दौर पड़ती है। ये छोटा मोटा पानी नहीं है, मतलब ये पानी बहुत ज्यादा है। ये पानी इतना ज्यादा है कि सिटी के बीच में जैसे एक नदी से बह जाती है। इस नदी को देखने के साथ में सिटी के सारे लोग भागते हुए इस नदी के पास में आते हैं, नदी के अंदर ही कूद पड़ते हैं। अब तक जिन लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं था, अब उनके पास में इतना सारा पानी है कि उस पानी से नहा सकते हैं। इसी वजह से इनके चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी होती है। एक बच्ची एक बर्तन के अंदर पानी इकट्ठा कर उसे लियोन के पास में लेके आती है और फिर उसे लियोन को देते हुए कहने लगती है, ये वो पानी है जो कि आपने हमें दिया है, आपको बहुत शुक्रिया। ये पानी नहीं, हमारी लाइफ है। लियोन उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलने लगता है, तुम्हें इसके लिए थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल पानी ही तो है। किसी भी इंसान के पास से पानी होना उसका मूल अधिकार है, जो कि तुम्हारे पास में होना ही चाहिए। बच्ची बोलती है, वैसे एक बात बताओ, अभी तक आप ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो? लियोन कहता है, क्योंकि मैं इन चीजों के अंदर अपना पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा गर्म इलाका है। मैं यहाँ पर उस तरह गर्म कपड़े पहनकर पहले काफी ज्यादा उग चुका था, मुझे अभी फिलहाल इस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। इसके बाद में लियोन इस नदी के पास में आता है जो कि उसने अभी भी बनाई है, उसे चित्र देखने लगता है। लियोन का प्लान काफी चित्र वर्क किया है, उसने इस नदी को बनाने में अपने पहला 1 महीना खर्च किया था। लियोन ने यहाँ पर जो ये नदी क्रिएट की है, ये न केवल कांधार सिटी बल्कि आसपास जो बाकी सिटीज है उन सभी के अंदर भी काम आने वाली है। सभी को इसकी मदद से कनेक्ट किया जाएगा, सभी विलेजेस के अंदर इससे पानी जाने वाला है, यानी कि ये नदी आसपास जितने विलेजेस है उन सभी के लिए लाइफ लाइन बनेगी। और लियोन यही देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसी समय उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें एक नया टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न बॉक्सर। लियोन कहता है, अब ये किस तरह का टाइटल है, इससे होगा क्या? सिस्टम कहता है, अगर कभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी कमी हो जाती है तो उस टाइम पर ये स्किल तुम्हारे काम आने वाली है। कम से कम पानी की कमी के कारण तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम काफी लंबे टाइम तक बिना पानी के रह पाओगे। लियोन कहता है, ये स्किल तो एकदम बेकार है, क्योंकि आज के बाद में कभी भी दोबारा से इस तरह की पानी की कम वाली जगह पर नहीं रहने वाला। और अब तो इस जगह पर भी पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भी काफी सारा पानी है, तो मुझे नहीं लगता मैं आज के बाद में किसी भी गर्म जगह पर जाऊंगा। यानी कि ये स्किल मेरे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। लियोन तक कही रहा होता है, तभी वहाँ पर ये गुंडों का लीडर पहुंच जाता है, इसका नाम टर्मिस है। ये लियोन के पास में आकर उसे थैंक यू कहने लगता है। लियोन कहता है, टर्मिस तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे क्या तुम्हारी पैकेजिंग हो चुकी है? तुम्हें जल्द ही मैग्नेटो सिटी के लिए निकलना है। इसी समय टर्मिस लियोन के सामने अपने घुटने टेक देता है और बोलने लगता है, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, न केवल इस पानी को सुलझाने में बल्कि इसके अलावा तुमने हमारी पर्सनल लाइफ को भी काफी ज्यादा सही कर दिया है। हम यहाँ पर डाकू बने हुए थे, इसी वजह से समारा खान हमसे बहुत ज्यादा नाराज था। अगर हम अब जाकर इस लड़ाई को रोक भी देते हैं तो भी वो हमें माफ करने वाला नहीं है, वो जल्दी हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से अटैक कर देता। इसलिए तुमने हमारे लिए मैग्नेटो सिटी के अंदर जो जगह बनाई है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैग्नेटो सिटी ने हमें रेफ्यूजी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरीके से तुम मेरी लाइफ को भी सिक्योर कर रहे हो। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता शायद तुम्हें पूरी तरह अंदाजा होगा कि तुमने कितने सारे लोगों की जान बचाई है। यहाँ पर जो तुमने नदी क्रिएट की है, इस वजह से न केवल इस सिटी को बाकी काफी सारे विलेजेस को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये न केवल फायदा अभी रहेगा बल्कि कई पीढ़ियों तक इससे फायदा होगा। टर्मिस जब ही कह रहा होता है तो धीरे धीरे करके सच में जितने भी लोग होते हैं, उसके साथी डाकू, उसकी फैमिली के लोग, सबके सब उसके पीछे आकर घुटने टेक के बैठ जाते हैं। टर्मिस आगे बोलता है, तुम देख रहे हो इन सारे लोगों को, ये सारे लोग जो कि तुम्हारे सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कि एक टाइम पर तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तुमने इनके लिए जो कुछ भी किया है, इस वजह से इनके बिहेवियर के अंदर कितना बदलाव आया है, ये तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट करने लगे। और इन्हें तुम्हारी रेस्पेक्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि तुमने इनके लिए जो काम किया है उसके बाद में भी अगर तुम्हें रेस्पेक्ट ना मिले, ये तुम्हें रेस्पेक्ट ना करे, तब तो इन लोगों का मर जाना ही अच्छा है। हमें बताओ क्या हम किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकते हैं? फ्रंटियर सिटी के लिए हम कुछ काम आना चाहते हैं। हर एक इंसान की तरह इसने भी लियोन को यही चीज कहकर काफी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस बार लियोन थोड़ी शर्म कर जाता है। वो इनसे बोलने लगता है, नहीं नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जे कहते लियोन मन ही मन सोच रहा होता है, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है इनसे भी ये कहूं कि हमेशा के लिए फ्रंटियर सिटी के गुलाम बन जाए और मेरी हर एक ऑर्डर को माने। लेकिन इन लोगों के चेहरे देखकर, इन लोगों के साथ पूरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ देखकर मेरा थोड़ा मन कम कर रहा है, क्योंकि अब तक इनकी जो कुछ भी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बेकार सी थी। बिना पानी के जीना ये तो बहुत ज्यादा घटिया लाइफ होती है, और अब जब मैं इनको पानी ला के दे रहा हूँ तो इनको अपने साथ में फ्रंटियर सिटी ले जाऊँ, ये तो इनके साथ में कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा। लियोन सोच ही रहा होता है, इस टाइम पर उसे स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इन लोगों के माइंड में तुम्हारी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो बिल्कुल बदल चुकी है, इस वजह से तुम्हें 50 आर्य पॉइंट्स मिलते हैं और अब तुम्हारे पास में 2832 आर्य पॉइंट्स है। ये देखकर लियोन काफी खुश जाता है, सिस्टम की तरफ देखकर आगे बढ़ने लगता है, ये हुई ना रिवॉर्ड। ये कहते लियोन ने एक बहुत ही गंदा सा फेस बना रखा होता है। इस टाइम पर एक बच्चे उसके चेहरे को देख बोलने लगती है, देखिए फादर, इन्होंने दोबारा से कितना गंदा सा फेस बना रखा है। उसके फादर बोलते हैं, नहीं नहीं, ये गंदा सा फेस नहीं है, इन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए किसी भी तरह का फेस बनाते हैं वो अच्छा ही होगा। आज के बाद में सिटी के अंदर कोई भी इनकी किसी भी तरीके से बुराई नहीं करेगा। इसके कुछ देर बाद में रात हो जाती है। इस टर्मिस के साथ में जितने बंदे थे वो सब के सब एक बहुत बड़े ग्रुप लेकर मैग्नेटो सिटी की तरफ निकल चुके हैं। इनके पास सारा जरूरत का सामान है। लियोन ने अलविदा कहते कहने लगता है, तुमसे अगली मुलाकात फ्रंटियर सिटी में होगी, कभी हमसे फ्रंटियर सिटी मिलने के लिए आना। और अब जब इस सिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लियोन को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कंप्लीट हो गया है, तो टाइम हो चुका है अस्वान सिटी वापस लौटने का। लियोन सीधा अस्वान सिटी पहुंच जाता है। यहाँ पर किंग अस्वान मतलब समारा खान अपने तख्त पर बैठा होता है। लियोन की तारीफ करने लगता है। लियोन ने अभी तक अपने कपड़े नहीं खरीदे हैं, कंजूसी की हद हो चुकी है। वो बिना कपड़ों के यहाँ समारा खान के सामने होता है, उसे घुटने टेक कर उसे बोलने लगता है, नहीं, मैंने जो कुछ भी किया ये तो मेरी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना था। समारा खान बोलता है, लियोन कैसा रहेगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। लियोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
मैं किसी लड़की के साथ में जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय किसी लड़के के। समारा खान बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या फिर केवल अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? वैसे अब तक मैंने जो तुम्हारी काबिलियत देखी है उससे एक चीज मुझे कंफर्म हो चुकी है। तुम्हें ये बात पता चल चुकी होगी कि स्कर्स मेरी बेटी है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? लियोन कहता है, वैसे तो प्रिंसेस स्कर्स काफी ज्यादा शानदार है। मैंने उससे जितनी बात की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसके साथ मुझे ये समझ में आया कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है और मैं उनके काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है उनके साथ में किसी ऐसे होना चाहिए जो कि उनके लिए काबिल हो, और मेरी काबिलियत उनके लिए काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे समारा खान लियोन से ऐसे जॉब की उम्मीद कर रहा होता है और उसे डर भी होता है कहीं कहीं लियोन उससे शादी के लिए हाँ ना कह दे, क्योंकि स्कर्स जैसे ही इस मिशन से लौटी थी उसने तुरंत ही अपने फादर को कह दिया था कि इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। ये इंसान बहुत घटिया है, बहुत गंदा दिखता है और बातें करने का भी ढंग नहीं है। इसलिए समारा खान चाहता यही था कि लियोन आगे से इस रिश्ते के लिए मना कर दे और अब उसकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाती है। वो एक चैन की सांस लेता है और फिर लियोन से आगे बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारी बातों का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और अब जब ये मैटर सॉल्व हो चुका है तो वक्त टाइम हो गया है मैं अपने वादे को पूरा करूं। तुमने मेरे काम को कर दिया, अब टाइम है तुम्हारे काम को करने का। वो लोग जो मैग्नेटो सिटी से आए उनसे मिलने का टाइम हो चुका है, उन्हें ले आओ। समारा खान के इतना कह देने के बाद नहीं पता चलता है कि वो दोनों बंदे जो कि लियोन अपने साथ में लेके आया था वो अभी भी इस सिटी के अंदर पड़े हैं। उन्होंने फिलहाल कुछ किया नहीं है। 1 महीने तक वो केवल इंतजार कर रहे हैं समारा खान से मिलने का। और अगर यहाँ पर लियोन नहीं होता तो इंतजार काफी ज्यादा लंबा हो जाता, लेकिन फाइनली अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। समारा खान सबके सामने ये ऑर्डर दे देता है कि मैग्नेटो सिटी से जितने बंदे आए उन सभी को पूरी रेस्पेक्ट के सामने उनके सामने खड़ा किया जाए। वो जल्दी ही उन लोगों से बात करेंगे। इसके बाद में लियोन थैंक यू बोलकर यहाँ जाने लगता है। लियोन और जीवत दोनों यहाँ चले जाते हैं। जब ये दोनों यहाँ जा रहे होता है तब समारा खान के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही इविल सी स्माइल होती है। वो सोच रहा होता है, मैं एक राजा हूँ, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे चाहिए ही, चाहे उसके बदले में मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। लियोन फ्रंटेरा, अब मैंने जिद पकड़ लिया है कि तुम मेरे साथ में काम करोगे और मेरे गुलाम बन के रहोगे, तो अब ऐसा ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तुम्हें तो मैं अपने साथ में रख के रहूंगा। लियोन भी इस वक्त जाते वक्त हल्का सा समारा खान की तरफ दिखता है, जैसे उसे पता है कि समारा खान क्या सोच रहा है। इसके बाद में एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। समारा खान एक टेबल पे बैठा हुआ है, उसके साथ में और भी काफी सारे लोग हैं। यहाँ पर इसी टेबल पर वेंचर बैठा होता है जो कि सोच रहा है लियोन ने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से वो टाइम पीरियड जो कि 6 महीने बताया गया था वो 1 महीने के तक कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो लड़का है कमाल का। क्वीन एलिका ने उसकी जो कुछ भी तारीफ की थी वो सही थी। लियोन ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पर मैं और ये बंदा आमने सामने बैठे हुए हैं। मुझे किसी भी तरीके से समारा खान को अपनी बातों में लेके आना होगा, उसके साथ नेगोशिएट करके अपनी सारी डीलें उससे मनवानी पड़ेगी। इस बंदे वेंचर के तक के साथ में ही पता चलता है उस टाइम पर जो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिया था उसके ऊपर समारा खान ने साइन नहीं किए थे, केवल हामी भरी थी कि वो इसके ऊपर साइन कर देगा जब डील कंप्लीट हो जाएगी। और अब जब डील कंप्लीट हो चुकी है तो इसकी इस बंदे वेंचर के साथ मीटिंग कंडक्ट की गई है। अब अगर इस मीटिंग के अंदर सब कुछ सही रहता है तो तब जाकर वो उस डील के साइन करेगा। यहाँ पर लियोन ने तो अपना काम ठीक तरह से कर दिया है, अब सारी जिम्मेदारी वेंचर के ऊपर है। इस वजह से वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, उसके ऊपर काफी प्रेशर है। अगर उसने किसी भी तरह गड़बड़ कर दी तो लियोन की सारी मेहनत पूरी तरह से पानी में चली जाएगी। इसी प्रेशर के कारण वो यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता। समारा खान इस बात थोड़ा समझता है, वो आगे से खुद से बोलने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को मैग्नेटो सिटी से आए हुए इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों से बात करने में मुझे 1 महीना लग गया। मुझे यकीन है सिटी के अंदर आपको ज्यादा परेशानी नहीं रही होगी, आपको यहाँ पर पूरी रेस्पेक्ट से रखा गया होगा। समारा खान इस लाइन को बहुत ही सही अंदाज में कहता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि अब तक जितने मैसेंजर सिटी के अंदर आए थे उन सभी के साथ में ये बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा था, लेकिन अब ये वेंचर के साथ में इतनी रेस्पेक्ट से बात कर रहा है। इसे सुनकर वेंचर और उसके साथ जो दूसरा मैसेंजर होता है ये दोनों काफी चौंके हुए होते हैं और साथ में इनको डर भी लग रहा होता है कि इस सांप के मुंह से अमृत कैसे झलकने लगा। समारा खान आगे बोलता है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मोस्ट डोमिनो के कारण आपकी सिटी के अंदर जितना भी खर्चा हुआ है, आपकी सिटी में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रुपये मैं करूंगा। और इसके अलावा मैं ये वादा और करता हूँ कि आज के बाद में मोस्ट डोमिनो के कारण आपकी सिटी के ऊपर किसी भी तरीके कोई खतरा नहीं होगा। आज के बाद में इस तरह का अटैक नहीं होने वाला। अगर अटैक होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अब तक जितने मोस्ट डोमिनो के अटैक आपकी सिटी के ऊपर हुए हैं उसके अंदर हमारा किसी भी तरह का हाथ नहीं था। हम उसे खुद से अटैक नहीं करवाते हैं, बल्कि वो मोस्टर खुद भड़क कर आपकी सिटी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मैं इस चीज के लिए भी आपको वादा करता हूँ, अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मोस्टर आपकी सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं तो पहले आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप सही तरीके से उसे निपटने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है आप लोग नुकसान हो गया तो उसका डबल भुगतान मैं खुद करने वाला हूँ। ये सुनते सुनते वेंचर की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगती है। उससे लगता है ये तो बड़ी साइंस है, हमारी सारी बातों में मान गया। अभी तक तो हमने इसे कुछ कहा ही नहीं, ये इतनी साइंस से हमारी सारी बातों क्यों मान रहा है। मुझे इसके अंदर अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, जो कि किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अगर कोई बिच्छू काटने के बजाय प्यार करने लगे तो उसके बिहेवियर के अंदर गड़बड़ तो महसूस होगी। बिच्छू का काम काटना है, अगर वो काटना बंद कर देगा तो इसका मतलब साफ है कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर वेंचर की बोलता है, आपकी दिले दिली का बहुत शुक्रिया, इसके बारे में हम जल्दी जाकर क्वीन एलिका को बताएंगे। वो इस सब जाने के बाद में काफी खुश होगी और जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी सिटी के साथ में जो भी नाराजगी थी वो भी सॉल्व हो चुकी है तो भी उन्हें काफी अच्छा लगेगा। समारा खान बोलता है, रुको 1 मिनट, अभी तक हमारे बीच की डील खत्म नहीं हुई है। अगर तुम चाहते हो मैं सारी डील को एक्सेप्ट करूं, सभी बातों को मानूं, तो इसके बदले में तुम लोगों को मुझे एक और चीज देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ वो लड़का लियोन फ्रंटेरा मेरे साथ में इस सिटी के अंदर रुके।
ये कहते समार खान ने फाइनली वेंचर के सामने अपनी मांग रख दी है और उसने ठीक उस इंसान के सामने मांग रखी है जो कि उसकी मांग को पूरा कर सकता है। यहाँ पर उसे ये बात बता थी कि लियोन किसी भी तरीके से अपनी बातों में नहीं मना सकता, लेकिन वेंचर को बनाना काफी ज्यादा आसान है और उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। वेंचर की इस डील को कंप्लीट करने की इच्छा इतनी ज्यादा बड़ी होती है जिसके बारे में समार खान को भी पता होता है और इसी चीज का वो फायदा उठाने वाला है। इसके बाद में हम लियोन और वेंचर को आमने सामने देखते हैं। वेंचर ने लियोन को सब कुछ बता दिया है। लियोन कहता है तो तुमने क्या किया? जब उन्होंने तुमसे कहा कि मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा तो तुमने क्या डिसीजन सुनाया? क्या तुम मुझे यहाँ से लेके जा रहे हो? वेंचर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या डिसीजन लिया होगा? मैं पूरी सिटी के बारे में सोच रहा हूँ, न केवल केवल तुम्हारे बारे में। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम केवल पूरी सिटी के बारे में सोचो, अपने स्वार्थ को साइड में रखो और यहाँ पर इस सिटी के अंदर रुक जाओ। मुझे पूरा यकीन है समारा खान तुम्हें काफी अच्छी तरीके से रखेगा। तुम्हें वो सारे ऐशो आराम मिलेंगे जो कि तुम्हें अपनी खुद की सिटी में मिलते या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। ये सुनकर अब लियोन रोना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरीके से एक दूसरी सिटी के अंदर मुझे छोड़ के जाना, एक अनजान सिटी में जो कि हमारी दुश्मन है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। एक बच्चे के साथ में तुम बहुत ज्यादा गलत बिहेव कर रहे हो। वेंचर बोलता है मुझे माफ कर दो, लेकिन उस सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा। मेरे डिसीजन की थोड़ी रेस्पेक्ट रखो और यहीं पर रुक जाओ। यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी समय लियोन का रोना एकदम खत्म हो जाता है। वो हंसते बोलने लगता है तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो समार खान का प्लान है? नहीं, ये प्लान उसका नहीं है, ये प्लान मेरा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं चाहता था। ये कहते हुए लियोन की स्माइल अब बहुत बड़ी और इविल हो जाती है। वेंचर थोड़ा चौंका हुआ होता है और अब यहाँ से हम समारा खान को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठा हुआ है और सोच रहा है जब लियोन यहाँ पर उसकी सिटी के अंदर रुकेगा, उसका गुलाम बन जाएगा, तब उससे पहला काम क्या करने वाला है। ये सोचते हुए समारा खान ने अपनी पूरी लिस्ट बना ली है। उसने सोच लिया है सबसे पहले तो सिटी के अंदर एक शानदार रोड बनाई जाएगी जिससे हर तरह की ट्रेवलिंग आसान हो जाए और सेना को भी आसानी से एक जगह दूसरी जगह भी लेके जा सके। इसके बाद जो दूसरी चीज क्रिएट की जाने वाली है वो है ये पैलेस। इस पैलेस के अंदर कुछ मरम्मत की जरूरत है और साथ में कुछ अपग्रेडेशन की भी जो कि लियोन फ्रंटेरा करेगा। इसी समय एक बंदा इस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पर आते बोलने लगता है सुल्तान आपने मुझे बुलाया था। समार खान बोलता है हाँ बुलाया था, लेकिन तुम्हें अकेले को नहीं बुलाया था, तुमसे कहा था लियोन फ्रंटेरा को भी अपने साथ में लेके आना। वो कहाँ पर है? ये बंदा बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ में नहीं ला पाया क्योंकि वो इस टाइम पर अपने कमरे में नहीं है। वो इस टाइम पर रेगिस्तानों के अंदर गए हुए हैं। उनका कहना है कि वो रेत के मोस्टर से फाइट करने वाले हैं और उसे यहाँ से भगाने वाले हैं। समार खान सुनते काफी घबरा जाता है। वो कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम? वो रेत के मोस्टर से फाइट कर रहा है, वो भी अकेला। वहां पर तो वो मारा जाएगा, उसे जिंदा रहने में हमारा ज्यादा फायदा है। उसे जिंदा रहते हुए मैंने कितनी बड़ी लिस्ट बना ली है कि क्या क्या चीजें उससे अपग्रेड करवानी है। वो अब मर नहीं सकता है, वो मेरा गुलाम है, उसे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए अब तो उसकी मौत ही मेरी गुलाम है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरे लिए काम करेगा और उसकी मौत कभी नहीं आएगी। इसके बाद में हम थोड़ी दूर रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है। वो रेगिस्तान के अंदर इधर से उधर उछल रहा है। इस देखकर लियोन सोचने लगता है आखिरकार मुझे मिल गया रेगिस्तानी कीड़ा। यकीन में लियोन पूरी बेदर्दी से इस मोस्टर के ऊपर अपना माना ब्लास्ट अटैक कर देता है। उसके फाड़े के अंदर से एक बहुत ही एनर्जी निकलती है, सीधे जाकर इस मोस्टर टकरा जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और साथ में लियोन की बात पता होती है उसके अटैक के अंदर जितना पावर नहीं है तो एक अटैक से तो ये मोस्टर नहीं मरेगा, इसलिए उसके ऊपर और भी अटैक करने होंगे। ये उसके लियोन जोश चिल्लाता है सब के सब एक्टिवेट हो जाओ। प्रूडोंग तुम्हारी बारी, जाओ उस मोस्टर के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करना। लियोन के थकने के साथ में प्रूडोंग पीछे से सामने की तरफ आता है और सीधे इस मोस्टर के ऊपर एक लात मार देता है। इसी के साथ में इस मोस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये हिलने डुलने की हालत में नहीं है। लियोन आके बोलता है जेवियर अब तुम्हारी बारी, पूरी ताकत से इस पर अटैक करो। ये सुनने के साथ में जेवियर की तलवार चमकने लगती है। वो इस मोस्टर के ऊपर अपना जोर से नाइट स्लैश मार देता है। मोस्टर इस अटैक को डॉच करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ये स्लैश का साइज उस मोस्टर के खुद के साइज से भी काफी ज्यादा बड़ा है। मोस्टर अब दोबारा जमीन पर गिरने के बाद में इधर से उधर रेंगना शुरू कर देता है। अब उसकी आखिरी सांसें हैं, वो लगभग मरने वाला है। लियोन जोर से हंसते हुए कहने लगता है तुम यहाँ से कुछ भी कर नहीं सकते हो, तुम्हें बहुत बुरी मौत मरना पड़ेगा। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद में हम और भी काफी सारे कीड़ों के ऊपर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देंगे। यहाँ के इस रेगिस्तान में से इन कीड़ों को नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। ये कीड़े अब विलुप्ति की कगार पर है क्योंकि मेरी इनके ऊपर नजर पड़ चुकी है। जगह लियोन अपने माना ब्लास्ट को दोबारा से एक्टिवेट करता है और फिर इस मोस्टर के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। उसका माना ब्लास्ट सीधे जाकर इस मोस्टर के ऊपर टकराता है और इस बार वापस से बहुत बड़ा धमाका होता है। इस समय इस मोस्टर के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। जैसे ही लियोन का अटैक इस मोस्टर टकराता है, धमाके के साथ में मोस्टर की बॉडी की चिथड़े उड़ जाते हैं। फाइनली ये मारा जा चुका है। इसी समय समारा खान भी इस जगह पहुंच जाता है जिसके ऊपर इस मोस्टर की बॉडी की चिथड़े आके गिरते हैं। वो ये सब कुछ काफी देर से देख रहा था। लियोन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलने लगता है देखो मैंने इस मोस्टर को मार दिया, अब आप मोस्टर डोमिनो के कारण परेशान नहीं होंगे। यही वो मोस्टर थे ना जिनका आप मोस्टर डोमिनो के लिए यूज करते थे दूसरे मोस्टर को डराने के लिए। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, अभी तो आपने कहा था मोस्टर डोमिनो के अंदर आपको किसी तरह का हाथ नहीं है, यानी कि ये सारे मोस्टर्स भी आपके कंट्रोल में नहीं थे। तो अब मैं इन बेगालगम मोस्टर्स को पूरी तरह खत्म कर देने वाला हूँ, जिसके बाद में मोस्टर डोमिनो को जो भी खतरा होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस
बस अब आप देखते जाइए कैसे ये सारे मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं। समार खान बोलता है तुम और तुम्हारे साथ में जितने भी लोग हैं उन सभी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे समार खान का ये कहना काफी तक सही भी होता है, क्योंकि जब तक लियोन इस सिटी के अंदर रहेगा तो कुछ न कुछ उत्पाद मचाता ही रहेगा। और साथ में समार खान को ये बात पता होती है कि ये सब कुछ लियोन की चाल है, वो खुद को यहाँ से जाने के लिए मनवाना चाहता है और उसने फाइनली समार खान को इस चीज के लिए मना लिया है। इसके बाद में रात हो जाती है। समार खान अभी भी सदमे में होता है, वो सोच रहा होता है ये सब कुछ क्या हो गया, मैंने कितनी मुश्किल से उस लड़के लियोन फ्रंटेरा को अपनी सिटी में रोका था, लेकिन उसने जो उत्पाद मचाया उसके बाद में मुझे उसे यहाँ से भगाना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुक जाता तो कुछ ही टाइम के अंदर सारे सैंडबॉम्ब्स खत्म हो जाते और हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। हम फाइट के अंदर कभी भी उनका यूज नहीं कर पाते, इसलिए उसे भगाना भी जरूरी था। लेकिन अगर वो यहाँ पर रुक जाता तो हमें कितना फायदा करा सकता था। कुछ ही टाइम के अंदर मैं उसकी मदद से पूरी सिटी को डेवलप कर लेता। हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी जाती जैसे कि उस फ्रंटियर सिटी की है। वो छोटी सिटी कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी है और हमारी सिटी तो पहले ही काफी विकसित है। इसके अंदर थोड़ा सा और अपग्रेडेशन होता तब तो हम काफी ताकतवर हो जाते। वैसे फिलहाल तो उस लड़के के यहाँ पर रुकने के कारण हमें क्या नुकसान नहीं हुआ है, उसने पधार से भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा लगा दिया। हम नॉर्मली कई सालों के अंदर जितना खर्चा करते हैं उतना उसने कुछ ही महीनों के अंदर कर दिया और अब उसे हमें काफी लंबे टाइम तक चुकाना पड़ेगा। यही सोचते हुए समार खान की पूरी दुनिया जिसे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, वो पूरी तरह शौक में है। अभी तक उसको सदमा खत्म नहीं हुआ। इसी समय उसके ऊपर एक और बॉम्ब आगे गिरता है। एक सिपाही भागते हुए इस जगह पर आता है और यहाँ पर आते बोलने लगता है समार खान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। समार खान बोलता है अब क्या हुआ? सोल्जर बोलता है वो लड़का लियोन पधार को लेकर यहाँ से भाग चुका है। ये सुनकर समार खान का पहले से बिगड़ा हुआ मुंह और ज्यादा बिगड़ जाता है। तभी एक और बॉम्ब उसके ऊपर गिरने वाला है। ये तो एक मीटियोर है जो कि उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। एक और सोल्जर भागते हुए इस जगह पर आता है और आगे बोलने लगता है एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। समार खान बोलता है अब क्या हुआ? वो दूसरा बंदा बोलता है प्रिंसेस क्रच भी अपने रूम के अंदर नहीं है, उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वो एक सफर पे निकल चुकी है लियोन फ्रंटेरा के साथ में, क्योंकि उन्हें लगता है वो लियोन से और भी काफी कुछ सीख सकती है, इसलिए वो अब यहाँ पर हमारे साथ में नहीं रहना चाहती। और इसी के साथ में अब समार खान काफी सारे पैसे और अपनी बेटी को भी खो देता है। वो अपना सट्टे हुए मारते हुए कहने लगता है ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने फालतू में उस लड़के लियोन फ्रंटेरा को यहाँ पर अपनी सिटी के अंदर रखा, ये मेरी गलती मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली है। लियोन फ्रंटेरा ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इसी समय ये बाकी लोग समार खान को संभालने लगता है और समार खान लगातार लियोन को कुछ न कुछ गाली देता जाता है। उसका रोना शुरू हो चुका है। लियोन ने इस बंदे की हालत खराब कर दी और साथ में पौधार को भी चुरा लिया, यानी इनके ऊपर और भी कवसर बिल आ सकता है। इस बंदे के ऊपर थोड़ा तरस तो आ रहा है, लेकिन जैसा करोगे वैसा ही काटोगे। दूसरी सिटी के ऊपर अटैक करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।